वेलकम टू अ वंडरफुल बुक पावर ऑफ नाउ। आज का चैप्टर शुरू करते हैं विद रजनी जी। एंड कल हमने डिस्कस किया था निशब्दता के बारे में, परसों भी डिस्कस किया था, कल उसको और ले गए थे आगे, और आज थोड़ा सा और समझेंगे। और हमने कल डिस्कस किया था बहुत कुछ, स्पेशली हमने बात करी थी कि कैसे हम पास्ट और प्रेजेंट के चक्कर में फंसे रहते हैं और हमें अभी घुसने के लिए क्या करना पड़ता है। सिर्फ अपनी एनर्जी को बढ़ाकर जैसा है उसको वैसे एंजॉय करना है, तब हम उसमें प्रवेश कर पाते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, जितना हम अभी में रहेंगे उतना ही अपने अंदर एंटर करेंगे। आज का जो सेक्शन है बहुत सुंदर है और ये है लव हेट रिलेशनशिप्स, प्रेम अप्रेम के संबंध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रजनी जी, ओवर टू यू, प्लीज पढ़ें। Thank you, Prachi ji. Was missing the sessions. प्रेम अप्रेम के संबंध। जब तक कि आप प्रेजेंस की यानी वर्तमान में विद्यमानता की चैतन्य अवस्था में नहीं पहुंच जाते, तब तक आपसे सभी संबंधों में, विशेषकर घनिष्ठ संबंधों में टूटन व झीझन बढ़ती चली जाती है और अंततः वे बिखर जाते हैं। कुछ समय के लिए ये संबंध भले ही बिल्कुल दुरुस्त नजर आते हो, जैसे कि जब आप प्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखाई देते इस दुरुस्तपन में तब निरपवाद रूप से दरारें पड़ने लगती है, जब आए दिन होने वाली वाद विवाद की, टकराव की, असंतोष की, भावनात्मक हिंसा की और शारीरिक हिंसा की भी घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादातर प्रेम संबंध लंबा चलने से पहले ही प्रेम अप्रेम संबंध में बदल जाते हैं। तब जरा सा बटन दबते ही प्रेम उग्र, क्रूर व आक्रामक हो उठता है। उसमें शत्रु भाव पनपने लगता है या वह अनुराग से अपने कदम पूरी तरह वापस खींच लेता है। इसे सामान्य सी बात माना जाता है। तब वह संबंध कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक या फिर कुछ वर्षों तक प्रेम और अप्रेम के बीच झूलता रहता है और इससे आपको कभी खुशी मिल जाती है तो कभी गम। यह आम बात है कि अधिकतर जोड़े इस कभी खुशी और कभी गम के दुष्चक्र के आदी हो जाते हैं। यह नाटक उन्हें तब एहसास देता रहता है कि वे जीवित तो हैं ही। सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों के बीच का यह संतुलन जब बिगड़ जाता है और नकारात्मक तथा विध्वंसकारी घटना चक्रों की संख्या और सघनता जब बढ़ती चली जाती है, तब लंबा चलने से पहले ही देर सवेर ऐसे संबंध अंततः भरभरा कर गिर ही जाते हैं। ऐसा लग सकता है कि अगर आप केवल इतना कर सके कि नकारात्मक या विध्वंसात्मक चक्रों को हटा दे तो सब ठीक हो जाएगा और संबंध बड़ी खूबसूरती से फलने फूलने लगेंगे। लेकिन अफसोस यह संभव नहीं है। ये दोनों ही ध्रुव एक दूसरे पर निर्भर रहा करते हैं। एक के बिना दूसरा रह नहीं पाता है। सकारात्मकता में अप्रकट रहने वाली नकारात्मकता पहले से ही यथावत मौजूद रहती है। दरअसल दोनों ही एक ही गड़बड़ी के अलग अलग पहलू हैं। मैं यहाँ उस संबंध की बात कर रहा हूँ जिसे आमतौर पर रोमांटिक संबंध कहा जाता है। सच्चे प्रेम की नहीं, जिसमें कि कोई विरोधिता हुआ ही नहीं करती, क्योंकि सच्चा प्रेम मन की उपज नहीं होता। सतत प्रेम की अवस्था अति दुर्लभ है, उतनी ही दुर्लभ जितनी कि किसी चैतन्य मनुष्य का मिलना। फिर भी मन के विचार प्रभाव में अगर कभी कोई अंतराल आ जाता है, तब तो प्रेम की संक्षिप्त और अस्थायी झलक देखने को मिल ही जाया करती है। सो लव हेट रिलेशनशिप्स जो हैं प्राय ये कपल्स के लिए हैं, ये ऑपोजिट सेक्स के लिए हैं, या समझ लीजिए पार्टनर्स के लिए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एकार्ट टोल बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारी, अगर हमें उनसे अपनी पटरी खानी है तो पहली बात तो हमारी कॉन्शियसनेस है, हम किस बात पे कॉन्शियस हैं, वो किस बात पे कॉन्शियस हैं। कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। कभी आपने देखा है कि आप कहीं जाते हैं, मतलब फ्रेंड्स के लिए या किसी स्ट्रेंजर्स के लिए एकदम से आप बहुत सारी बातें कर पाते हैं, आपको लगता है अरे वाह हम इतनी बढ़िया पटी है हमारी। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं मैच कर रही होती है। जब हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात आती है, वो हस्बैंड वाइफ हो गया या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, तो हमें समझना चाहिए
कि लोग बोलते हैं कि मेरा परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ऑपोजिट्स होते हैं। नाउ 90% लोग के हस्बैंड्स या उनकी वाइफ्स ऑपोजिट्स ही होते हैं। जैसे मेरा छोटा भाई मुझे बोलता था हमेशा, मुझे प्रशांत को, कि दीदी जीजू आप तो ना टॉम एंड जेरी की तरह है, यू नो नाइदर कैन यू लिव विद ईच अदर नॉर कैन यू लिव विदाउट ईच अदर। मतलब एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और अलग भी नहीं रह सकते, नोक झोंक चलती रहती है, और फिर प्रेम होता है तो प्रेम चलता रहता है। आप लोग तो एकदम डिसफंक्शनल हो। लेकिन आप उसको अगर ऊपर से ऊपर दिखाओ कि अरे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, और अंदर आपके आप लोग के आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सेटिस्फैक्शन चल रही है, तो वो दिखावटी रिलेशनशिप हो गया। इमोशनल और फिजिकल दोनों एंगल से आप एक तरफ रेडिएट करने चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो लेफ्ट जा रहे हैं, आप राइट जा रहे हो, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आपको फीलिंग क्या आती है। अगर आप उसको एक्सपैंड करते हैं नेगेटिविटी को, तो आप उसको किस में बदल देंगे? नेगेटिव रिलेशनशिप में। और अगर आप उसको एक्सपैंड करते हैं पॉजिटिविटी कहते हैं, तो आपको पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा। जो लंबे रिलेशनशिप्स चलते हैं उसमें लव हेट दोनों है ही है। कभी आप उसको अपने पार्टनर को बहुत लव करोगे, कभी अपने पार्टनर को बहुत हेट करोगे। बोलेगा हेट बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है, हेट नहीं भी तो ये मुझे इनके बारे में बिल्कुल नहीं पसंद, या मुझे वो ऐसे करती है, मुझे ये नहीं पसंद। दिस इज नॉर्मल। कभी कभी आप एक दूसरे को अटैक करते हो, आपने उनको कुछ बोला, उन्होंने आपको डिफेंसिव में अटैक कर दिया, आपको भी अटैक कर दिया। कभी आपको फीलिंग आती है हॉस्टिलिटी की, अरे ये क्या हो रहा है मेरे ऊपर, आक्रमण हो रहा है। कभी एक स्विच की तरह, अभी पल में तोशा पल में माशा, कभी आप अच्छे हो, कभी आप बुरे हो, कभी आपको पटाना पड़ता है, कभी आप नॉर्मल हो। दिस इज रिलेशनशिप्स। इसको बोलते हैं पोलैरिटी होती है रिलेशनशिप्स में। और ये पोलैरिटी अच्छी है, ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है कि ये ऐसा है, ये बहुत ज्यादा रेगुलर है। और ये जो ड्रामा चलता है रिलेशनशिप्स में, इससे हम जीवित फील करते हैं, अलाइव फील करते हैं। ये नाटक उन्हें एहसास देता रहता है कि वे जीवित तो हैं ही। इमेजिन करें एक रिलेशनशिप जहां सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मतलब ना आपकी कोई नोकझोंक हो रही है, ना आपकी कोई अनबन हो रही है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। एक टाइम के बाद वो बोरिंग हो जाएगा। सो जब आपका टकरार हो रही है और लव हो रहा है, तो क्या हो रहा है? आपने उसको नेगेटिव जीवित रखा है। सो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया, ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो रिलेशनशिप क्या होगा? जल्दी खत्म हो जाएगा। ज्यादा पॉजिटिव हो गया, शायद थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। दोनों हालत में चांस ये है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। ऐसा भी लग सकता है शायद हमको कि अगर हम नेगेटिविटी को हटा देते, तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से फूलेगा, फलेगा, आगे चलेगा। लेकिन ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन में क्या है, अगर नेगेटिविटी हटा देते तो हम किसी चीज को हटने का वेट कर रहे हैं। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो जैसा है वैसा है, उसको एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। संबंध बहुत खूबसूरत होते हैं, इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट भी हो जाते हैं कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। इंडिपेंडेंट रहकर भी इंडिपेंडेंट रहते हैं, और उसी का मजा है। दोनों को आप एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। पॉजिटिव जो इसके साथ होता है, उसका एक और चीज है। अगर कुछ नेगेटिव है जो प्रकट नहीं हुआ, अनमैनिफेस्टेड है, अप्रकट है, तो अगर आपको उसको भी देखना है, तो उसको भी आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई नेगेटिविटी लाना नहीं चाहता, लेकिन जाने अनजाने में ऐसा भी हो जाता है। जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जरूरत नहीं है कि वो ट्रू लव हो, सच्चे प्रेम। ये हमने फेरी टेल्स में सुना है, सच्चा प्रेम क्या होता है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि लव तो एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे चैतन्य में हमें एक गिफ्ट की तरह मिला है। तो ये मतलब हमारे अंदर है, इसको हम खोज कहाँ रहे हैं। हम कॉन्शियस तो हर समय लव दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन हमें क्या दिखता है? कभी कभी झलक दिखती है लव की। क्यों दिखती है? ऐसे लिव ही नहीं रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कॉन्शियसली लाइफ को लिव कर। जब हम कॉन्शियस लिव करेंगे, तो सब कुछ हमारी लाइफ में पॉसिबल हो जाएगा। रजनी जी आगे बढ़े। वास्तव में संबंधों की सकारात्मक अवस्था की अपेक्षा
उनकी नकारात्मक अवस्था को आसानी से पहचाना जा सकता है और खुद में नकारात्मकता के स्रोत को पहचानने की अपेक्षा अपने पार्टनर यानी पति पत्नी या साथी में उसे पहचानना अधिक आसान रहता है। या कई रूपों से प्रकट हो सकता है, जैसे मालिकाना हक जताना, ईर्ष्या करना, अधिकतर व नियंत्रण में रखना, किनारा करना, गुस्से में बोलना छोड़ देना, खुद को सही समझना, असंवेदनशील होना, बस खुद से ही सरोकार रखना, भावनात्मक तकाजा करना और स्वार्थ साधना, बहस करने, निंदा करने, फैसला सुनाने, दोषारोपण करने या आक्रमण करने के लिए तैयार रहना, क्रोध करना, किसी अभिभावक द्वारा दिए गए पुराने कष्टों के लिए अचेतन रूप से बदला लेना, रोष में रहना और शारीरिक हिंसा करना। तो जो हमने बोला कि अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है वो मैनिफेस्ट हो जाती है जाने अनजाने, और किस रूप में होती है इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। पॉजिटिव रूप में तो होती है, लेकिन नेगेटिव रूप में होती है और वो हमें दिखती है, साक्षात प्रमाण दिखता है। नेगेटिव किस तरीके से होती है? कई लोग बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, बहुत पोजेसिव होते हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए। अकेले हॉलिडे पे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं, उससे बात क्यों करी, ऐसा क्यों करा, और उसे लगता है जैसे गला घुट रहा हो। कई लोग जेलस हो जाते हैं कि अरे ये लोगों ने बोला कि ये इतना गुड लुकिंग आदमी है, तो अरे मुझे नहीं बताया, तो या उसकी वाइफ के लिए ईर्ष्या करना। फिर कई बार अपने आप को खींच लेना, अपना नेटफ्लिक्स में बिजी हो जाना, मुझे बात ही नहीं करनी है, तनाव फील करना। और कई बार 99.9% रिजेंटमेंट, जो आप दिखाते नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इन चीजों से दूर रहना। कई लोग गुस्से से बोल देते हैं, जोर से बोल देते हैं, कई लोग अलग कर देते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं कि नहीं अभी तो हम कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप चाहिए, अभी तो वी वांट सम स्पेस। और कई लोगों को तुम अपना करो, मैं अपना करूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। और हस्बैंड वाइफ ऐसे भी होते हैं, कई लोग जो हस्बैंड का अलग कमरा है, वाइफ का अलग कमरा है, रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का है, लेकिन वैसा कुछ नहीं। कई लोग निंदा करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, उसको आगे एक्सपैंड करते रहते हैं। कई लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं, कई लोग अपने बारे में ग्लोट करते रहते हैं, मैं, तुम कौन हो, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। इमोशनली बहुत डिमांड करते हैं। कई लोग मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं कि ना ऐसे बोलूंगा तो ये ऐसे मान जाएगी। या हमें कई बार जजमेंट की तो बड़ी आदत होती है, तो हम आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, क्रिटिसाइज कर लेते हैं, हम ब्लेम कर लेते हैं, विक्टिम बन जाते हैं, उसको अटैक कर देते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं। या कई बार हम बदला भी ले लेते हैं कि तुमने ऐसे किया था ना, देखा अब मैंने ऐसा किया। और ये सब कैसे निकलता है? शायद हमें हमारे पास्ट में अननोइंगली हमने अपने पेरेंट्स को कुछ करते हुए देखा, चाहे हमारे साथ चाहे किसी और के साथ, उसको हमने एक संस्कार बना लिया अपने अंदर, और वो अब निकल के आ रहा है। कई लोग तो शारीरिक हिंसा भी कर लेते हैं, थप्पड़ मारना। इंडिया में तो बहुत सुनने को मिलता है। और कई लोग गुस्से में पता नहीं क्या क्या घर छोड़ के चले जाते हैं। सो ये सब चीजें कैसे होता है? नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करती है रिलेशनशिप्स में। जब हम इसको नेगेटिव को शुरू कहाँ से होता है? एक बीजा डाला, बीजा रोपण किया हमने कि ये तो ऐसा है यार, मेरे टाइप का इंसान नहीं है। फिर उसको सेकंड टाइम एक और बीजा डाल दिया, स्पाइन डाल दिया, अब वो फूट रहा है, फूट रहा है, फूट रहा है। अब वो फल देने की अवस्था में आ गया, वो फल गिरेगा ही ना, डंडा मारेगा ही ना। यही सब हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है, कैसे हमें करना है। अब इसका एक और सकारात्मक पक्ष भी है, उसको भी पढ़ते हैं। सकारात्मक पक्ष में आप अपने साथी के साथ प्रेममय रहते हैं। यह सबसे पहली और गहरी संतोषप्रद अवस्था होती है। आप गहन रूप से, प्रबल रूप से स्वयं को जीवंत अनुभव करते हैं। अचानक ही जैसे आपके जीवन को एक अर्थ, एक प्रयोजन मिल गया होता है, क्योंकि किसी को आपकी जरूरत है, चाहत है। वह आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास देता है और आप भी उसके लिए यही करते हैं। जब आप दोनों एक साथ होते हैं, तब आपको परिपूर्णता की अनुभूति होती है। यह अनुभूति इतनी प्रबल होती है कि बाकी संसार का जैसे कोई खास महत्व ना रह गया हो। सो पॉजिटिविटी का एक बहुत ब्यूटीफुल क्या बोलूं, उदाहरण बोलूं, दिखना बोलूं, कैसे दिख जाते हैं वो? जब आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा फील करते हैं, जब पार्टनर आता है, आप उसकी चिंता करते हैं कि भाई पानी दिया कि नहीं,
खाना टाइम पे बना कि नहीं, या वो आपके लिए सपोज अगर आप लेडी हैं, ये हुआ कि नहीं, आप छोटे काम करना, तब आपको रियलाइज होता है कि वाकई में मेरे साथ कोई है, मेरे लिए कोई है। और तब आपको फीलिंग आती है कि लाइफ में राइट। तो हम बोल रहे थे कि कैसे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का हमें खुद एक मिलता है, लगता है कि मीनिंग हमारे पास है, चिंता करता है, परवाह करता है, कभी कभी आता है जब बर्थडे एनिवर्सरी वैलेंटाइन डे या वाइफ का, कभी कभी फीलिंग आती है कि मैं संपूर्ण हूँ इस इंसान की वजह से। ये बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग है। और अगर ऐसी फीलिंग आती है और नहीं भी आती, तो अपने आप को सवाल करें कि जो मेरा पार्टनर है, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो लाइफ कैसी होती। अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कितना मीनिंगफुल है आपका रिलेशनशिप। अब मैं जो एक बोलने वाली हूँ बात चुभेगी कई लोगों को, फिर भी मैं तो, मेरा काम है बोलना। एक्चुअली आई एम नॉट होम, आई डोंट नो, बार बार ये यहाँ पर जब आती हूँ प्रॉब्लम रहता है। हाँ, तो मैं बोली थी, अगर हम सोचें, नेगेटिव थॉट है जरूर, बट अगर आपको पता करना है कि आप कितने पानी में हैं, तो देख के देखिए कि जब वो इंसान अगर लाइफ में आपकी नहीं है, तो क्या उनकी कमी आपको खलेगी। तब ऑटोमेटिक चीजें याद आएंगी कि ये अच्छा था, ये अच्छा था, मैंने इसकी अनुभूति करी थी, मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। तब उनका महत्व आपको समझ में आएगा। कई बार बोलते हैं ना रिश्तों के बारे में कि जब वो चले जाते हैं तब हम रहते हैं तो बोलते नहीं आई लव यू, बात नहीं करते, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्पाउस हो, बाद में उनकी वैल्यू समझ में आती है। तो अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी फिर हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमें पावर ऑफ नाउ में सिखाया जा रहा है रहना, नाव को पहचानना है। अभी का अर्थ क्या है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन देखिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिकली आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां आपको वैल्यू मालूम पड़ेगी। आइए आगे। लेकिन आपने देखा होगा कि आपको उस व्यक्ति की जरूरत सी महसूस होने लगती है। आपको उसके साथ रहने की तलब रहती है, मानो आपको उसका चस्का लग गया हो। आपके लिए वह एक ड्रग जैसा हो जाता या हो जाती है। जब तक वह ड्रग आपको उपलब्ध रहती है, तब तक आप बहुत प्रसन्न और प्रफुल्ल रहते हैं। लेकिन यह आशंका या विचार भी कि अब वे शायद आपको उपलब्ध ना रहे, आपको ईर्ष्या करने, मालिकाना हक जमाने, भावनात्मक ब्लैकमेलिंग द्वारा मतलब साधने और दोषारोपण करने की ओर ले जाता है, और यह सब उसे देने के भय से उपजा होता है। अगर वे आपको छोड़कर चला जाए या चली जाए, तो यह बात आपको अंदर प्रचंड शत्रुतापूर्ण रवैया पैदा कर देती है, या फिर आपको अत्यंत गंभीर दुख में डुबा देती है। कुछ पलों में ही प्रेमपूर्ण सहृदयता व सौम्यता एक जंगली आक्रामकता या त्रासक दुख में बदल जाती है। अब वे प्रेम कहाँ गया? क्या प्रेम पल भर में पलटकर इतना प्रतिकूल हो सकता है? तो पहली अवस्था में जो था, क्या वे प्रेम ही था या केवल एक चस्का था, उस पर कब्जा करने का, उसका संग साथ पाने का? जैसे कल मैं किसी स्टूडेंट के साथ हीलिंग सेशन में बैठी थी, वो अपनी शादी को लेके बहुत डिस्टर्ब थे। अब एक एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे थे कि पहले उनकी सगाई हुई थी। अब सगाई हुई थी तो तोड़ दी गई, बिकॉज नहीं समझ में आया, लड़की ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, खत्म हो गया। सगाई वो टूट के नई सगाई हुई। नई सगाई होते ही फर्स्ट फियांसी पीछे पड़ गई एकदम से
कि नहीं सगाई तोड़ो मुझसे कर, मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ, बहुत ये है। पहले तो आपने वैल्यू दिखाई नहीं। जब आदमी को आपने खो दिया तब आप उसके पीछे चल गए, तब आप उसको चेस करे जा रहे हो, करे जा, जब जेलस हो रहे हो, पोजेसिव हो रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि आपको डर है उसका कि वो इंसान खो ना जाए या आप उसको खो ना दो। तो पहले लव कहाँ था? पहले आपने तो अपने आप को अपने अहम के अंदर जकड़ा हुआ था। अब वो चला गया तो आपको ग्रीफ हो रहा है, और फिर आप बहुत ज्यादा आपका नया रवैया हो गया है। और कई बार जब लोग छोड़ के चले जाते हैं तो जो उसको छोड़ा होता है वो क्या अटैक करने लग जाता है, उसको फेसबुक पे स्टॉक करेगा, यहाँ स्टॉक करेगा, वहां स्टॉक करेगा, और तब उसको समझ में नहीं आता कि बस कैसे ये मेरे साथ आ जाए। तो लव की बहुत इजी कन्वर्ट होने की एक वो क्वालिटी है। लव बहुत जल्दी, या तो आप आक्रमण भी कर सकते हो, पोजेसिव भी हो सकते हो, पीछे भी पड़ सकते हो, बहुत प्रेम भी कर सकते हो। रियल ट्रू लव क्या होता है? जैसा जो है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। कहते हैं ना, इफ यू लव समवन टू मच लेट इट फ्री, इफ इट कम्स बैक इट्स योर्स, इफ इट डजंट कम बैक इट नेवर वाज। कि जैसे चिड़िया का एग्जांपल है, या किसी और को भी, अगर आपको किसी को प्रेम करते हो तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो, क्योंकि आप उसको लव करते हो। अगर वो आपके पास वापस आएगा या आएगी मतलब वो आपको भी लव करती है, नहीं तो वो आपका कभी होने वाला था ही नहीं। किसी भी रिश्ते को हम गला नहीं घोट सकते, हम बहुत टाइटली होल्ड नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम उनपे अपना वश कर लेते हैं, और वो वश करना मतलब रिश्ते को खत्म करने के बराबर होता है। अब क्या होता है? अब हम बात करेंगे चस्का और पूर्णत्व की तलाश। हमें एडिक्शन हो जाती है लाइफ में, और हम खोजते रहते हैं कि ऐसा हो जाए तो हम कंप्लीट फील करेंगे, ऐसा हो जाए तो हम होल एंड कंप्लीट फील करेंगे। बट एक्चुअली में हम होल एंड कंप्लीट ही हुए थे। सवाल करने वाले करते हैं एकार्ट टोल से, हमें किसी दूसरे का चस्का लगना ही क्यों चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसको। इसका कारण कि क्यों रोमांटिक संबंध इतना प्रबल होता है और क्यों संसार भर में उसके लिए इतना मारा मारी हुआ करती है, यह है कि व्यक्ति की उस अवस्था में जबकि उसमें न तो परिपूर्णता व परिपक्वता आई हो और न ही वे एनलाइटेंड हुआ हो, तब उसके अपने अंदर गहरे तक बैठी कमी, खालीपन, जरूरत, भय और अपूर्णता वाली अवस्था से यह संबंध उसे छुटकारा दिलाता प्रतीत होता है। उस अवस्था के दो आयाम होते हैं, शारीरिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। आगे भी पढ़ लीजिए। शारीरिक स्तर पर जाहिर है कि आप पूर्ण नहीं हैं और ना ही कभी होंगे, क्योंकि या तो आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, यानी पूर्ण का आधा है आप। अतः इस स्तर पर पूर्ण होने की चाहत, आधा आधा मिलकर पूरा हो जाने की चाहत, स्त्री पुरुष आकर्षण के रूप में प्रकट होती है। यानी पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होने के और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होने के रूप में। इसलिए सामने वाले की आकर्षण शक्ति के साथ सम्मिलन करने के अपने आवेग को रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इस शारीरिक आवेग का मूल कारण तो एक आध्यात्मिक आवेग ही होता है, यानी द्वैत का अंत करने की आकांक्षा, पूर्णता में वापस विलीन हो जाने की लालसा। शारीरिक स्तर पर इस अवस्था को पाने का निकटतम उपलब्ध साधन होता है यौन समागम। इसलिए यही वह सबसे अधिक सृष्टिदायक अनुभव है जो कि आपका शरीर आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन यौन समागम पूर्णता की एक क्षणिक झलक से अधिक और एक तात्कालिक परम सुख से अधिक कुछ नहीं होता। जब तक अचैतन्य रहते हुए इसे आप मुक्ति के एक साधन की तरह चाहते रहेंगे, तब तक आप नाम रूप के संसार में अद्वैत के अंत की तलाश में लगे रहेंगे, जहां की इसे पाया नहीं जा सकता। इसमें आपको स्वर्ग की ललचाने वाली व तरसाने वाली एक छोटी सी झलक तो दिखा दी जाती है, लेकिन आपको वहां रहने नहीं दिया जाता, और इसलिए आप खुद को पुनः अपने पृथक शरीर में पाते हैं। सो हमें समझना चाहिए, एक रीजन होता है क्यों रोमांटिक रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप बन जाते हैं या बहुत इंटेंस बन जाते हैं, या लोग बोलते हैं शादी के लड्डू खाना खाना भी पड़ता है और पछताना भी पड़ता है। क्यों ये इतना अच्छा भी है, क्यों ये इतना बुरा भी है?
क्यों बोलते हैं कि बहुत जरूरी है ये फील करना? क्यों बोलते हैं कि ये जब शादी होता है उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप फील करते हो कि आप पूर्ण हो, पूर्णता मिलती है आपको? हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इस समझने की जरूरत है कि हम डुअलिटी के साथ बनाया गया था, यिन यांग, मेल फीमेल, और ये अट्रैक्शन नॉर्मल है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। एक आदमी औरत की तरफ अट्रैक्ट होना, औरत आदमी की तरफ अट्रैक्ट होना, ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि ऑपोजिट एनर्जीज हैं, पोलैरिटी है, तो आकर्षण शक्ति के साथ वो तो होगा ही होगा। इसकी जड़ क्या है, इसकी रूट क्या है? ये फिजिकल जो अर्ज होती है आपको उससे मिलने की, क्या ये स्पिरिचुअल अर्ज भी है? क्या ये लॉन्गिंग है अद्वैता को कम करने की? क्या ये एक रीजन है कंप्लीट होने का? तो हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलती है। अगर आप लोग को पता हो, ओशो किसी ने सुना अगर हो, कई उनको भगवान रजनीश भी बोलते थे, बेस्ट में बहुत पॉपुलर थे। उनका तो सारा रिलीजन जो उन्होंने बनाया था, अपना कल्ट जो उन्होंने बनाया था, सब सेक्स के ऊपर ही था कि फ्री सेक्स, बॉडी इज जस्ट टेंशन, स्पिरिचुअल चले जाते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि वो राइट थे कि वो रॉन्ग थे, नहीं। हम यहाँ बात करें आकर्षण की, एडिक्शन की। जो सेक्सुअल यूनियन होता है वो क्लोजेस्ट हो, उससे ज्यादा कुछ ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी हो नहीं सकती। आप दो जने जुड़ के एक बन रहे हो उस पर्टिकुलर मोमेंट में, सो वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल भी है। तो कहते हैं ना कि आप वननेस आ जाती है आपको उसमें। तभी कभी कभी बोलते हैं कि बहुत सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप होता है, ये फिजिकल रेल में अगर हम हैं तो इससे ज्यादा क्लोज कुछ और आगे आपको फील नहीं होता। अगेन बच्चे नहीं है तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ, जब ऑर्गेज्म आता है तो बोलते ना कि आपको तो जन्नत मिल गई, कई लोग बोलते हैं कि बहुत ऐसा फील हुआ, ये बहुत, इट वाज रियली नाइस। सो ये क्या है? सेक्सुअल यूनियन कुछ भी नहीं है। एक एक भ्रम कई बार आता है कि हम इस समय होल हैं, ब्लिस मिल गया हमें। लेकिन जब हम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें समझने की ये जरूरत है कि अनकॉन्शियसली, जहां हम कॉन्शियस नहीं होते, अगर हम इसको अपना एक माध्यम बना रहे हैं मुक्ति का, सैल्वेशन का, तो हम बिल्कुल गलत डायरेक्शन में है, बिकॉज ये हमें कभी नहीं मिलेगा। हमें एक झलक मिली होगी भले ही जो हम चाहते हैं, लेकिन हम वहां परमानेंट नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारी बॉडी से सेपरेट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इस ड्रम से बाहर निकलने का। जो लोग इसको अपना अल्टीमेट मानते हैं, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक स्तर की अपेक्षा मानसिक स्तर पर अभाव तथा अपूर्णता वाला यह भाव कहीं अधिकता में हुआ करता है। जब तक आप अपने मन के साथ तादात्म्यता बनाए रखते हैं, तब तक अपने होने की अनुभूति आप बाहर से ही अनुभव किया करते हैं। यानी यह अनुभूति कि आप कौन हैं, उसे आप उन चीजों से ग्रहण किया करते हैं जिनका अंततः इस बात से कोई संबंध नहीं होता कि आप कौन हैं, और वे चीजें हैं आपकी सामाजिक भूमिका, संपत्तियां, बाहर व्यक्तित्व, सफलताएं, विफलताएं, विश्वास, धारणाएं इत्यादि। यह मिथ्या व मन रचित मैं या अहम हमेशा ही खुद को खतरे में महसूस किया करता है, असुरक्षित महसूस किया करता है, और इसलिए खुद को यह एहसास दिलाते रहने के लिए कि उसका अस्तित्व बरकरार है, वे नई नई चीजों के साथ खुद को तादात्म्य करने की तलाश में रहा करता है। लेकिन उसे स्थायी परिपूर्णता देने के लिए कोई भी चीज पूरी नहीं पड़ती है, अतः उसका भय बना रहता है, अभाव और आवश्यकता वाला उसका भाव बरकरार रहता है। सो मानसिक स्तर पर, साइकोलॉजिकल लेवल पे, अगर हमें एक फीलिंग हो रही है कि कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है, इनकम्प्लीट है, कुछ लैकिंग हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि ये फिजिकल लेवल पे जो हमें फीलिंग आ रही है, ये हमने अपने आप को इसको प्रोत्साहन देकर फीलिंग लाई है कि हाँ हम इनकम्प्लीट हैं। और अगर हमने अपने आइडेंटिफाई कर लिया, अपने दिमाग के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमें अपने सेंस ऑफ सेल्फ का कहाँ से अनुभव करेंगे हम? क्योंकि हमने तो एक धारणा बना ली कि हम इनकम्प्लीट हैं, ऐसा होगा तो हम कंप्लीट होंगे। अगर हमें अपना सेंस मिल रहा है कि हमें इस चीजों से मिलता है,
कंप्लीट होते हैं। कई लोग के लिए वो चीज क्या होती है, कंप्लीट होने के लिए क्या हो सकता है कि आप एक भूमिका प्ले कर रहे हो, कोई सोसाइटी में कोई रोल प्ले कर रहे हो, आपके पास संपत्तियां है, प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास दिखते कैसे हो, आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, वो कैसा है, आपके कितने सक्सेसेस हैं, आपके कितने फेलियर्स हैं लाइफ में, आपके विचार धारणाएं क्या हैं, आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, आगे 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 बहुत सारे बहुत सारे। और ये सब क्या है? ये सब फॉल्स सेल्फ, झूठा अहम है, ये मिथ्या है, ये माइंड ने बनाया है, मैन मेड है, माइंड मेड है। जैसे कैसे अहम, ईगो, कि ऐसा है तो हाँ मैं ऐसा, मैं ऐसा। आप कभी कभी वल्नरेबल फील करते हो इसके मामले में, कभी कभी आप असुरक्षित फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हो। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें कभी भी लास्टिंग नहीं है, आती हैं जाती हैं। इसलिए इन चीजों में अपने आप को तलाश करना और कंप्लीट फील करना भी मूर्खता है। क्योंकि हमें डर, ये बाहर की चीजें है ना, कोई अंदर का तो कुछ है नहीं। तो ऐसे में हमें एक फियर बना रहता है, कुछ कमी का, कुछ जरूरत का। और ये भाव ही हमारी जर्नी में बीच में रुकावट डालता है, जहां हम पावर ऑफ नाउ में नहीं आ पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी शेक ऑफ करने का। ये टेम्पररी जरूर फील कर सकते हैं। अब कई लोग इसमें क्या करते हैं, टेम्पररी फील करने के लिए कि कभी अधूरापन हो रहा है, कुछ खा लेते हैं, अच्छा टीवी देख लेते हैं, अच्छा इसके साथ घूम लेते हैं, अच्छा शॉपिंग कर लेते हैं। ये सब टेम्पररी है, इससे आप पूर्णता पूर्ण नहीं बन सकते। ये पूर्णत्व की तलाश की तरफ बस चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। पूर्ण हम अंदर से ऑलरेडी पैदाइशी हैं। अब संबंधों की बात कर रहे हैं, तो ये संबंध की बात थी कि हम अपने आप से कैसे संबंध रखते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। ले, सॉरी, हाँ हाँ जी लेकिन प्लीज। लेकिन फिर सामने आ जाता है यह खास रिश्ता, यह विशेष संबंध, यह अहम की सारी समस्याओं का समाधान और उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देने वाला प्रतीत होता है। कम से कम प्रथम दृष्टया तो वह ऐसा ही लगता है। वह सभी चीजें जिनमें आप अब से पहले अपने स्व का भाव ग्रहण किया करते थे, अब वे अपेक्षाकृत महत्व विहीन हो जाती है। अब आपको बस एक सूत्री लक्ष्य रह जाता है जो बाकी सबका स्थान ले लेता है, जो कि आपकी जिंदगी को एक वजह देता है, और बस उसी के जरिए आप अपनी पहचान को परिभाषित करने लगते हैं, यानी वह व्यक्ति जिसके साथ आप प्रेम संबंध में हैं। फिर आपकी स्थिति इस बेपरवाह संसार में एक कटी पतंग जैसी नहीं रह जाती है। अब आपके जीवन का एक ही केंद्र बिंदु हो जाता है, वह जिससे आप प्रेम करते हैं। यह तथ्य है कि वे केंद्र बिंदु आपके बाहर है, और इसलिए आप अभी भी अपने स्व का भाव बाहर से ही ग्रहण कर रहे हैं। यह शुरू में कोई खास महत्वपूर्ण नहीं लगता है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अब आप में अहन मम्य अवस्था के लक्षण, जैसे अपूर्णता का, भय का, अभाव का, उपलब्धि ना होने का भाव फिर नहीं रहते। तो क्या वे खत्म हो जाते हैं, या वे सतही खुशी के नीचे अब भी जीवित रहते हैं? सो एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है, खास रिश्ता होता है हमारा अपने आप से। और वो जो रिलेशनशिप होता है वो एक सोल्यूशन होता है, एक आंसर होता है, जो हमारी सारी अहम से लेकर जिस प्रॉब्लम शुरू होती है उनका एक सोल्यूशन होता है, और हमारी सारी मेन रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर देता है जो भी हमें जरूरत पड़ती है। कम से कम प्रथम दृष्टता तो ऐसा ही लगता है, फर्स्ट टाइम जब देखते हैं लगता है कि हाँ ये चीज है जो मुझे कंप्लीट कर रही है। हमारा एक सिंगल पॉइंट बन जाता है, क्या चीज, जहां हम ऐसा कुछ मीनिंग देते हैं उस चीज को कि अरे इस इंसान से जब हम लव में चले गए तो अब तो हम अब तो सब कहते हैं ना, उस समय आपको सब बढ़िया ही बढ़िया दिखता है, जिंदगी तो रंगीन दिखती है। उस समय कुछ आपने अपने आप को उसमें इतना कर लिया कि ये मुझे कंप्लीट करता है। उस समय क्या होता है, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपको यूनिवर्स भी अच्छा लगने लग जाता है, लोग भी अच्छे लगते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया लगता है, क्योंकि आपने एक गुलाबी चश्मा पहन रखा है प्यार का, क्योंकि आपने किसी इंसान के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट बना रखा है। अब वो थोड़ा सा प्रेम में पड़े और प्रेम से आप निकल भी सकते हो,
तो ये क्या हुआ, ये टेम्पररी चीज हुआ। हमारा वर्ल्ड में हमारा एक सेंटर बन जाता है कि अरे ये मेरा मेरा सोना, मेरा ये, उसके आसपास 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 घूमते हैं। और फिर हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी फीलिंग है कि मुझे कंप्लीट करता है, मुझ में ये प्रॉब्लम थी, ये फुलफिल कर रहा है। फिर वो अब ईगो भी नहीं आती। अब तो आप सब कुछ एक आप एक दुनिया में रह रहे हो जहाँ कोई भय नहीं है, कोई उसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी आप उस लाइफ में आ चुके हो, उस मोमेंट में आ चुके हो। लेकिन प्लीज समझना चाहिए हम सबको, ये उपरा उपरी है। ये जो हैप्पीनेस है, ये सिर्फ सरफेस से है, ये गहराई में जाकर नहीं है। हाँ, उसकी जगह अगर आपको अपने आप से प्रेम हुआ हो, जहाँ आप बोले कि अरे अब तो ना मैं अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने आप को जो पैम्पर करता हूँ, अपने आप को जो करना है वो करता हूँ, तब जाकर बात समझ में आई कि हाँ, आपको अपने आप से प्रेम है। और तब आप पूर्ण फील कर सकते हो, जब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े। लोग आए जाएं, ठीक है, बढ़िया, आप सबका मान सम्मान करते हो, लव करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, सबका केयर करते हो, लेकिन मैक्सिमम रिलेशनशिप आपका अपने आप से। बट यहाँ हम लोग बात अपने आप रिलेशनशिप की बात कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं ऑपोजिट सेक्स से अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। आइए, जब ये चश्मा हमने उतार दिया, उसके बाद क्या होता है वो भी समझे। अगर अपने संबंध में आप दोनों को महसूस करते हैं, यानी प्रेम को भी और प्रेम के विरोधी आक्रामकता, भावनात्मक हिंसा इत्यादि को भी, तब संभावना यही है कि आप प्रेम और अहम के साथ अपने लत जैसे लगाव के बीच भ्रमित हो रहे हैं। सच्चे प्रेम का कोई विलोम, विपरीत या विपक्ष नहीं होता। यदि आपका प्रेम कुछ भी ऐसा रखता है जो अप्रेम के अंतर्गत आता है, तो वह आपका प्रेम प्रेम नहीं है, बल्कि वह तो आपके गहरे में। You have to change the page. बदल चुका है। हाँ, अभी बदला है। ओके। गहरे मैं के अभाव के लिए और अधिक पूर्णता पाने के लिए एक प्रचंड अहम की आवश्यकता वाला भाव है। यह वह अभाव तथा आवश्यकता वाला भाव है जिसे वह दूसरा व्यक्ति अस्थायी रूप से पूरा कर रहा होता है। अहम इसे मुक्ति का विकल्प मानता है और एक अल्प अवधि के लिए तो यह मुक्ति जैसा एहसास देता भी है। सो अगर हमारे रिलेशनशिप में हम दोनों चीज को फील कर रहे हैं, प्यार, प्रेम को, लव को, और लव का ऑपोजिट भी, जहाँ नेगेटिविटी भी कभी कभी आती है, कभी कभी कुछ मन के मुताबिक नहीं भी आता, कभी कभी ईगो भी आ जाती है, तो एक्चुअली देखा जाए तो वो कंप्लीट है। हम अपने पार्टनर्स को पूरी तरह से लव नहीं कर सकते, मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट, और कभी हम अटैक कर रहे हैं, कभी हम प्रेम कर रहे हैं। इसको इन अ वे आप बोल सकते हैं ये बैलेंसिंग एक्ट है। लव का कोई ऑपोजिट देखा जाए तो होता ही नहीं। अगर हम ऑपोजिट भी कुछ है, कुछ बोल रहे हैं, तो इसलिए कुछ हम उस इंसान को बहुत लव करते हैं, हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं समझना कि हम कौन होते हैं किसी इंसान को बदलने वाले। क्या हम कभी अपने आप को बदल पाए हैं? हम, आप सब अगर अपने आप सवाल करें कि कुछ तो होगा आप में जो आप बदलना चाहते हैं, क्या आप उसको बदल पाए हैं? अगर आंसर है नो, तो हम अपने पार्टनर्स को बदलने की इस इच्छा में क्यों घुस जाते हैं? प्रचंड अहम कहाँ से आ जाता है, क्यों आ जाता है? हमें ये जो ईगो की इतनी जरूरत है ना कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होगा तो डीपर हो जाएगा, उससे हमें हटना है। ये सिर्फ अस्थायी रूप में आता है, टेम्पररी रूप में आता है। ईगो का सब्स्टिट्यूट, सैल्वेशन का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। ये शॉर्ट टाइम के लिए आएगा, ये परमानेंट टाइम के लिए नहीं आएगा। इस बात को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हम इससे ग्रस्त हैं, हमारे लिए थोड़ा सा सीख है कि हम थोड़ा अंदर जाके देखें कि हम कर क्या रहे हैं। जी। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आपका साथी कुछ इस तरह का बर्ताव करने लगता है जो कि आपकी आवश्यकताओं को, बल्कि आपके अहम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। तब भय, दुख और अभाव, जो कि अहम मन्य चेतना के अंतरंग अंग होते हैं, लेकिन प्रेम संबंध द्वारा ढक दिए गए होते हैं, वे पुनः स्तर पर आ जाते हैं।
जैसा कि हर लत और व्यसन के साथ होता है कि जब वे ड्रग आपको मिल जाती है तब तो आप उसकी खुशी और खुमार में रहते हैं, लेकिन निश्चय ही एक समय ऐसा भी आता है जब वे ड्रग आपके लिए काम करना बंद कर देती है। ऐसे में वे पुराने दुख पुनः आ धमकते हैं और तब तक आप उनकी चुभन पहले के मुकाबले कहीं अधिक शिद्दत से महसूस किया करते हैं। और जो बात और भी अधिक परेशान करने वाली है वह यह है कि आप अपने साथी को ही इन दुखों की वजह मानने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप वह सब बाहर प्रकट करने लगते हैं और अपने साथी पर हर उस बात से जंगली हिंसा वाला आक्रमण करने लगते हैं जो कि आपके ही दुख दर्द का हिस्सा होती है। आपका यह आक्रमण आपके साथी के दुख को भी जगा सकता है और इसलिए हो सकता है कि वह भी आपके आक्रमण का जवाब आक्रमण से ही देने लगे। इस बिंदु पर आकर भी आपका अहम अचैतन्य रूप से यही आशा कर रहा होता है कि इन सब गड़बड़ियों पर किया जाने वाला उसका आक्रमण या आक्रमण का प्रयास आपके साथी के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त दंड रहेगा, ताकि आपका अहम आपके दुखों को ढकने के लिए फिर से उनका प्रयोग कर सके। हर रिश्ते में एक ऐसा समय आता है जहां हमारा बिहेवियर या हमारे पार्टनर का बिहेवियर हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड्स के मुताबिक नहीं होता। वो ऐसा नहीं होता। अब हमें कैसी कैसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि फियर की आए, पेन की आए, कमी की आए, ईगो की वर्ड से ऑपरेट करते हैं। तो ये लव रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लगता है डगमगा रहा है। ये एक इक्का टोल का बोलना है कि ये एडिक्शन के बराबर है। जैसे आपने अगर सुना हो, आप अगर एक दवाई को बार 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 लेते रहो, कंटिन्यूस लेते रहो, तो आपका सिस्टम यूज हो जाता है दवाई से, वो दवाई काम करना बंद हो जाती है, फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ती है उस दवाई की। तो इस रिलेशनशिप को भी दवाई से तुलना की जा रही है कि हम लोग इतने आदी हो जाते हैं उस इंसान के बिहेवियर की, लगता है कि अब कुछ और, यार बहुत बोरिंग है, कुछ होता ही नहीं है, ऐसा है, क्योंकि हमें अब उसकी आदत पड़ गई, तो अब लेवल नेक्स्ट अब जाना है। लेकिन वो इंसान है, कोई गेम तो है नहीं कि हम ऊपर 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 करते जाएं। अब जब हम इससे परेशान हो जाते हैं तब हमें क्या लगता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। अब हमें वो यादें और आगे और ज्यादा आती हैं, कई चुपती भी हैं, और फिर हमें बहुत ज्यादा बुरा फील होता है कि अरे कैसे मैं तो अनलकी हो गई, और हम उनको आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं, एक्सप्रेस करते, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बात कर लेते हैं उसके बारे में। कभी कभी हम कुछ ना कुछ अपने आप एकदम दिखाना भी चाहते हैं कि हम सिंपैथी भी चाहिए होती है लोगों से। और इसमें सबसे बड़ी हम गलती कर देते हैं, दूसरों से बात करते हैं अपने पार्टनर के बारे में, और अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव बात करते हैं। तो ये हम क्या इसको बोलना चाहिए कि हम उसको अटैक कर या पीठ के पीछे भूक रहे हैं। हमें किसने राइट दिया अपने पार्टनर्स के बारे में किसी और से बात करने का? लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम तो पूछना है, हम तो कर रहे हैं, हम हल्का नहीं कर रहे, हम ईगो के रूप से ऑपरेट कर रहे हैं, हम होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कुछ कोई आकर मदद कर दे। मदद हमारे अंदर है, और अभी हम करना क्या चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। और हम ऐसे में अगर पार्टनर को मालूम पड़ जाए कि आप ऐसा कर रहे हैं, बात ऑब्वियस, वो आपका पार्टनर आपको भी अटैक करेगा कि उसने भी ऐसा बोला, उसने भी ऐसा बोला। तो पहली सीख तो, हम प्रेजेंट में नहीं है, पावर नाव में नहीं है। हम कहाँ हैं? हम किसी ख्याली पुलाव में है, और जब हम थोड़े से राई का पहाड़ भी बना रहे हैं, इसको उसके साथ शेयर कर रहे हैं, वो एकदम रॉन्ग है। और ये भी एक एडिक्शन बन जाती है, गॉसिप करना, पीछे पीछे से बात करना।
और ये जब करते हैं तो हम डेफिनेटली पावर ऑफ नाउ में नहीं रहते। आइए आगे बढ़े। कोई भी लत पैदा ही तब होती है जब आप अपनी वेदना का, अपने दुख दर्द का सामना करने और उसमें से होकर गुजरने से इनकार कर देते हैं। हर एक लत किसी पीड़ा, किसी दुख के साथ शुरू होती है और दुख के साथ ही समाप्त होती है। जिस भी चीज की आपको लत लगी हो, जिस भी चीज का आपको चस्का लगा हो, चाहे वे शराब पीना हो, कुछ खाना हो, वैध अवैध ड्रग्स का सेवन हो या कोई व्यक्ति हो, आप अपने दुख को ढांपने के लिए उस वस्तु या उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही कारण है कि आरंभ की सुख भ्रांति की अवधि बीत जाने के बाद अंतरंग संबंधों में इतनी अधिक अप्रसन्नता, अप्रियता, खेद और वेदना भर जाती है। दरअसल आपके संबंध उस खेद और वेदना का कारण नहीं होते हैं, बल्कि वे तो उसी खेद, वेदना, अप्रसन्नता, अप्रियता आदि को प्रकाशित कर रहे होते हैं, जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद थी। प्रत्येक लत यही करती है। हर एक लत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच ही जाती है कि जब वह आपके लिए काम करना बंद कर देती है, और तब आप अपनी वेदना, अपने दुख दर्द अधिक चुभीले लगने लगते हैं। यही एक कारण है कि क्यों लोग हमेशा ही वर्तमान तथा विद्यमान पल से पलायन करने की और भविष्य में किसी प्रकार की मुक्ति तलाश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर वे अपने अवधान का फोकस अप पर करते हैं, तो जिस पहली चीज का सामना उनको करना होगा, वह है उनका अपना दुख, अपनी वेदना, और यही वह चीज है जिससे वे खौफ खाते हैं। काश वे यह जानते कि अब में रहना कितना आसान है। प्रेजेंस की, विद्यमानता की, उपस्थिति की उस शक्ति के साथ रहना कितना आसान है, जो कि अतीत को तथा उसके दुखों को अंत कर देती है। यह वह वास्तविकता है जो भ्रम भ्रांति को दूर कर देती है। काश कि वे जानते कि अब में वे अपने सच्चे स्वरूप के कितने निकट रहते हैं, ईश्वर के कितने निकट हैं। वेदना से, दुख दर्द से बचने की कोशिश में संबंधों से खुद को अलग कर लेना भी कोई समाधान नहीं है। वेदना और दुख तो तब भी मौजूद रहेंगे। किसी निर्जन द्वीप पर 3 साल बिताने या खुद को 3 साल के लिए अपने कमरे में बंद कर लेने की अपेक्षा कई साल के 3 असफल संबंध आप में जागरण पैदा करने की अधिक क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकेलेपन में भी सघन रूप से विद्यमान रहे, उपस्थित रहे, तो वह भी आप में जागरण करने का काम करेगा। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। सो अब हम समझते हैं जो हमारी एडिक्शंस हो जाती हैं वो हमें क्या करवा रही हैं। हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कोई हमें कुछ प्रकार से दर्द हो रहा है, कुछ कमी है, तो हमें ये एडिक्शंस हो जाती हैं। ये दर्द से शुरू होती है, दर्द खत्म होती है। अब ये दर्द से शुरू होती है, थोड़ा कवर अप कैसे हो जाता है कि हम शायद अल्कोहलिक बन जाएं, चाहे हमें खाने की बहुत बड़ी आदत लग, बिंज ईटर बन जाएं, चाहे हम ड्रग्स लेना शुरू कर दें, चाहे हम दवाई के आदी हो जाएं, या किसी इंसान के आदी हो जाएं कि ये होगा तो सब ठीक हो जाएगा। हम इसको अपने दर्द के ऊपर एक बाम की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन जब ये शुरू का एक्साइटमेंट का पीरियड खत्म हो जाएगा, तब दुख और आएगा और दर्द आएगा और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो और बिगड़ेंगे। हमें बहुत इस बात से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है कि ये चीजों का हमें कहीं से भी गलती से भी लत नहीं लग जाए, क्योंकि ये हमारे अंदर क्या लाएंगे, और पेन और परेशानी और नाखुशी लाएंगे। सारी एडिक्शंस ऐसे ही होते, कोई भी एडिक्शन अच्छी एडिक्शन नहीं बोलते। एडिक्शन नाम ही एडिक्ट है, हमें एडिक्ट नहीं होना। एडिक्शन से हम कहाँ पहुंच जाते हैं, जहां हमें अल्टीमेट पेन मिलता है। शुरू होता है पेन से, एडिक्शन के बाद भी पेन ही मिलता है। एक रीजन है जब लोग अपने प्रेजेंट मोमेंट, पावर ऑफ नाउ से, अब से भागना चाहते हैं और सोचते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए और फ्यूचर में भागना चाहते हैं, तब वो एडिक्शन में फंस जाते हैं। पहली बार जब वो मिलते हैं, उनका अटेंशन कहाँ पर होता है कि अभी तो मेरे पास बहुत दर्द है, मुझे इससे फ्री होना है, तो मैं ना ड्रिंक ले लेता हूँ, भूल जाता हूँ, मैं ड्रग ले लेता हूँ, भूल जाता हूँ, क्योंकि उनको एक एस्केप रूट मिल गया है। अगर हमें पावर ऑफ नाउ के अंदर
जाना है, घुसना है, रहना है, तो हमें उस दर्द को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एकार्ट टोल का बोलना है कि रियलिटी जो है और इल्यूजन जो है वो एक मिल जाता है, और इस इल्यूजन से, इस भ्रमित जीवन से हमें बाहर निकलना है कि ये सत्य है एंड इट्स ओके। जब हम इसको समझते हैं तभी हम समझ पाएंगे कि क्या होती है रियलिटी, तभी सच्चा स्वरूप मिल पाएगा। और तभी बोलते हैं जब दुख आता है ना लाइफ में ज्यादा, तभी मैक्सिमम हमें ईश्वर मिलते हैं अपनी लाइफ में। तो दुख आता है मतलब ईश्वर कुछ बताना चाह रहा है हमें, तो उससे भागने का हमारा कोई राइट नहीं है। अगर हम किसी रिलेशनशिप को अवॉइड कर रहे हैं, वेदना से, दुख दर्द से बचने की कोशिश कर रहे हैं, संबंधों को से अपने आप अलग कर रहे हैं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं भाग जाता हूँ, मुझे तो ये पसंद नहीं आ रहा। हमें उससे डटना है, समझना है, करना है। पेन तो था, पेन तो है। अगर रिलेशनशिप, इनका तो बोलना है कि अगर आपके 3 रिलेशनशिप भी फेल हो गए, बहुत साल भी आपको लग गए, तो आपको, आपने कभी सुना है किसी के बारे में, एक शादी थी बहुत बेकार थी, परेशानी हुई, सेकंड डिवोर्स किया, सेकंड शादी करी, उसमें भी सेम प्रॉब्लम्स आ गई। क्यों होता है ऐसा? क्यों? पैटर्न हम सीख नहीं पाते। क्या सिखाना चाह रहा है हमें, क्या सीख रहे हैं हम? इसलिए हमें सीखने के लिए ज्यादा जरूरत है, अपने अंदर जागरूकता पैदा करनी पड़ती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक कमरे में बंद हो जाने से, एस्केप इस रूट लेने से वो कोई फायदा नहीं है। तो हमें पावर ऑफ नाउ में रहना है, उपस्थित रहना है, जागृत रहना है, एडिक्शन दूर रहना है। अगर हमारी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, इट्स ओके, वो होनी है, इसीलिए है। कल हम इसके बारे में और हम आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। अब हम साउंड ऑफ साइलेंस करते हैं, तो आप सब अपनी आंखें बंद कर लें। और एक चीज और, इतना मैं जो हम लोग पढ़ते रहते हैं इसको, जैसे कल हमने किया था, सेशन बंद होने के बाद भी 10 मिनट तक जो आपके दिमाग में है, शुरू में साउंड ऑफ साइलेंस देखें, फिर जो हमने पढ़ा है उसके बारे में करें। ऋचा, पहले हम साउंड ऑफ साइलेंस कर लेते हैं, फिर सवाल करिएगा। अपने अंदर के स्पेस में अपने आप को खोजें, इस साइलेंस का अनुभव करें। इस साइलेंस है तो हमारे पास आवाजें आ रही हैं, चाहे ट्रैफिक की, चाहे पंखे एसी कूलर की, चाहे खुद की सांस की, चाहे किचन बगल में हो तो वहां से बर्तन को खड़काने की। साइलेंस है तो इन आवाजों को आप सुन पा रहे हैं। स्पेस है तो आप बैठ पा रहे हैं। Enjoy the sound of silence. Enjoy the learnings. जी रिचा, प्लीज बोले। गुड इवनिंग प्राची मैम। मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, सवाल पूछ सकते हैं? अच्छा, पूछिए। तो मैम आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि जो भी मतलब हम मुंह से बात निकालते हैं विद इन अ वीक वो हो जाती है। तो ज्यादातर तो ये कहते हैं कि ठीक है पॉजिटिव चीजें सोचना चाहिए और मुंह से भी निकाले क्योंकि वो हो रही है तो अच्छी चीजें होनी चाहिए। लेकिन कई बार हम लोग किसी बगल वालों से फोन पे बात करें, नेबर से, रिलेटिव से, तो उनकी बातों में आके हम भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और वो चीजें भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए और अच्छी नहीं है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? मतलब आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कि विद इन अ वीक 3-4 डेज के अंदर कोई भी चीज हो जा रही है। वो मेरे को तो लग रहा है कि आप कंप्लेन कर रहे हैं इसके बारे में। नहीं, कंप्लेन उसके बारे में कर रहे हैं कि जो नेगेटिव चीजें हम नहीं चाहते बोलना और वो दूसरों के उससे उसमें ठीक है, हाँ में हाँ मिला लेते हैं, तो वो तो नहीं करते। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ हुआ? वो तो मानसिक स्टेबिलिटी नहीं हुई कि आप दूसरों के लोगों की बातों में आ रहे हैं। आपने अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा ली है कि अब जहां वो जो पोर्टल्स खुले हुए हैं आपके लिए, जो आप बोलते हैं वो हो जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं। यस लेकिन यस। आपको मानसिक लेवल पे तो वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर कि मेरी इंटेग्रिटी है, मैं स्टेबल हूँ, बैलेंस्ड हूँ, लोगों की बातों में नहीं आती, सुनती सब क्यों?
बट करती वही हूँ जो सही है। तो आपके लिए रिचुअल सिंपल है, एक एफर्मेशन, आई एम डिसाइसिव, आई टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम विद माय ओन इंटेलेक्ट। अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके मैं सही डिसीजन सही समय पे लेने की योग्यता रखती हूँ, मैं योग्य हूँ। अभी आप दूसरों की बातों में आकर ऐसी बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं जो आप खुद भी नहीं जानते, ना यस, चाहते हैं, ना चाहते हैं। हाँ लेकिन दूसरों की बातों में आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप मानसिक लेवल पे कमजोर हैं। हाँ, मतलब बातें करते करते उधर कोई हम भी ऐसे ऐसा हाँ करने लगते हैं, तो वो तो नहीं। लुढ़कते लोटे हो गए ना आप, कभी तो यहाँ लुढ़क उससे गए, इनको क्या कैसे मना कर सकते हैं कि नहीं हम ये सब नहीं बात करना चाहते? हाँ सिंपल। भाई मैं इस वर्ल्ड में नहीं हूँ, मुझे ये सब बातें सुननी नहीं है भैया, ये सब बातें करनी है तो मैं तो अभी तो नहीं इंटरेस्टेड हूँ। हम दूसरों की बातों में क्यों अपने गॉसिप में जा रहे हैं, क्यों अपना भंग कर रहे हैं, इतना अच्छा हमने जो क्रिएट कर लिया है। जी जी हाँ। मैंने कई पहले भी बोला सेशंस में, पावर ऑफ नाउ में रहने से हम रियलिटी में रहते हैं, मैनिफेस्टेशन में हम एक फ्यूचर रियलिटी में रहते हैं, चलो दैट्स फाइन, दोनों इज ओके। लेकिन हमें जब बैलेंस रहना इंपॉर्टेंट है ना, हम बैलेंस नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। और पहले ये भी बोला है कि कभी कोई नेगेटिविटी की बात कर रहा हो, कोई बहाना मार के वहां से खिसक लो। और ओके। अगर भी बात हो रही है, वो आपको लग रहा है कि वो लेडीज बात पे आ रही है, अगर आपको नहीं बोलना कि मुझे इस बातों में नहीं रहना, आप बोल सकते हो कि मेरा सन बुला रहा है, मेरी डॉटर बुला रही है, मेरा हस्बैंड बुला रहा है, या मेरा फोन आ गया, मैं आपको वापस फोन कर, डोंट कॉल बैक। यस यस। मैं इस वर्ल्ड में नहीं हूँ तो फिर कुछ और बहाना मार दो। लेकिन मैम कई बार ऐसा भी लग रहा है, मतलब हमें खुद को लग रहा है पर्सनल की पावर्स ऐसी ज्यादा मिल गई हैं कि अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव सोचो और कुछ भी किसी के साथ गलत हो रहा है तो लगता है कि अरे हमने क्यों सोचा उसके लिए ऐसा, छोटा मोटा भी कुछ भी, तो उससे भी डर लग रहा है कई बार कि क्यों इतनी पावर्स। लगना है अगर आपने सोचा तो और वो रॉन्ग है तो आप बोलिए, लेकिन मेरा मतलब, हमें मैजिक बुक में पढ़ी थी लाइफ लाइन, हाँ हाँ। मतलब ये नहीं था। जी। आवाज जितना नहीं। अब आप तो ऐसे कंप्लेन कर रहे हो, लगता है फ्रीक्वेंसी डाउन करना चाह रहे हो, तो कर लो भाई। नहीं नहीं। हाँ। अगर हम ह्यूमन भाई, हम तो थोड़ा अच्छा जो सोचेंगे, बुरा सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लाइफ लाइन मिली हुई है, उसको जी। यूनिवर्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि थैंक यू, जो मैं बोलती हूँ सब अच्छा हो जाता है, लेकिन आपसे जो उस मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छा, दूसरों के हायर सेल्फ के लिए अच्छा है, वो ही प्रकट हो, वो ही मैनिफेस्ट हो। साथ में ये